द थर्ड आई पेश करता है निरंतर रेडियो। स्टे होम कितना सुरक्षित पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं माधुरी कोविड-19 पे नहीं पर लॉकडाउन के दरमियान घरों में बढ़ती हुई हिंसा पे बात करूंगी, जिस पे आवाज़ उठाना उतना ही ज़रूरी है। निरंतर ट्रस्ट ने हमेशा अपने काम के जरिए दलित, आदिवासी और हाशियाकृत लड़कियों और औरतों के संग्रह को बुलंद किया है। आज की ये बातचीत भी उसी संवाद को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। वैसे तो हमारी रोज की जिंदगी के अपने संघर्ष हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के इस संघर्ष में हमें एक नई सच्चाई से जूझना पड़ रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए हमारा स्वास्थ्य, काम, आर्थिक स्थिति, परिवार सभी पर इसका असर पड़ा है। इसी बीच जेंडर आधारित हिंसा के मामलों की तादाद बढ़ती हुई दिखी। क्या इन सब की वजह ये लॉकडाउन है? मगर ये तो लॉकडाउन से पहले भी था। महिला और लड़कियों पे घर रहते हुए अलग प्रकार की हिंसा हो रही है, जैसे कि उन पे रोक टोक लगाना। जवान महिलाओं की शिकायत आई है कि माँ बाप के साथ रहने पे घर वालों का नियंत्रण बढ़ चुका है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रा पास नहीं मिल रहा। कोविड के डर से आश्रय घरों के दरवाजे बंद हैं। अस्पताल के कई विभाग बंद हैं। ट्रांसजेंडर और क्वियर लोगों को उनका अपना परिवार ठुकरा देता है। अब तक हमें ये भी नहीं पता कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस हिंसा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही छत के नीचे हिंसा करने वाले के साथ रहने पे मजबूर है। सरकार और संस्थाओं की हेल्पलाइंस पे आए हुए कॉल कुछ आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी मामले हैं जिनमें लोग खुल के बोल नहीं पा रहे। तो ऐसे समय इन लोगों तक कौन पहुंच रहा है और कैसे? लॉकडाउन के दरमियान घरों में हो रही इस हिंसा के बारे में जानने के लिए हमने कई संस्थाओं से बातचीत की है, जो अपने अलग अलग नजरिए से इस पे काम कर रही है। आज की पहली संस्था है मुंबई में सेहत द्वारा सरकारी हॉस्पिटल्स में चलाए जाने वाले दिलासा सेंटर्स, यानी काउंसलिंग सेंटर्स। ये सेंटर्स और भी राज्य के सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और शिलोंग। अगर हिंसा से पीड़ित महिला हॉस्पिटल में आती है तो हिंसा के प्रभाव को पहचानने के लिए उनको दिलासा सेंटर में ले जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें कानूनी सलाह, आश्रय घर की सुविधा, साइको सोशल सहयोग सब एक ही जगह मिलता है। लॉकडाउन के बाद इन दिलासा सेंटर्स में उनका काम कैसे जारी है, इस पे सेहत की कोऑर्डिनेटर संगीता रेगे मुंबई के दिलासा सेंटर का नया मॉडल बताती हैं। 24 मार्च तक बाहर के देशों से ये जानकारी ऑलरेडी आ चुकी थी कि जिस जिस देशों में लॉकडाउन चल रहा है वहाँ हिंसा का प्रमाण बढ़ गया है अगेंस्ट वुमेन। और काफी सारे हेल्पलाइंस पे औरतों के फोन आ रहे हैं और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन बहुत सारे कंट्रीज से ऑलरेडी आ चुकी थी। और ये जानते हुए फिर हमको लगा कि जो अस्पतालों में है तो इनको भी जारी रखना चाहिए। लॉकडाउन के समय इनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता शायद महिलाएं लॉकडाउन के दौरान भी अगर अस्पताल में आती है और वायलेंस है तो उनको काउंसलिंग इमीडिएटली मिल सकता है। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ये डिस्कशन हुआ, काउंसलिंग सर्विस को एक एसेंशियल सर्विस मान के दिलासा के सारे टीम्स को अस्पताल में आने की इजाजत मिली और इसलिए उनको फिर सारों को ही एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर दिया था। लॉकडाउन के बाद एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करने के बाद स्टाफ की तैयारी करना, क्योंकि देखिए सिर्फ एसेंशियल सर्विस कह के स्टाफ अस्पताल में नहीं पहुंच सकता। तो सेहत का ये रोल था कि जो 11 दिलासा सेंटर्स है, 11 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में बम्बई में, तो उनसे एक डायलॉग किया जाए कि खुद को कैसे सेफ रखना है, कौन से प्रकार का पीपीई जो फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए जो किट यूज करना होता है तो वो कौन से प्रकार का मिलना चाहिए उनको, क्या डिस्टेंस पे काउंसलिंग होना चाहिए, किस प्रकार से खुद को सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए हमारा एक्चुअली वो रोल था कि उनको मोटिवेट किया जाए कि आप काउंसलिंग सर्विसेज आपकी देते रहे पब्लिक हॉस्पिटल में, बट एट द सेम टाइम आपको खुद को कैसे सेफ रखना। हर दिलासा सेंटर ऑपरेशनल रखा है
सिंस 25 मार्च, तो वो हो गई एक बात। लॉकडाउन के दरमियान जिस प्रकार का आउटरीच काउंसलिंग सेंटर दिलासा अस्पताल में करता है, उसकी पद्धत तो चेंज होनी पड़ती है, क्योंकि जितने ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं शायद उतने नहीं आ रहे अभी, क्योंकि काफी सारे अस्पताल सिर्फ कोविड को डेडिकेटेड सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए फिर दिलासा के लोगों ने दो चीजें की। एक तो है कि सारे दिलासा सेंटर्स प्रोएक्टिवली जिन औरतों ने दिलासा से मदद ली थी उनको उन्होंने कांटेक्ट किया। इस समय फोन एक ऐसा माध्यम है जिससे दिलासा की सेवाएं महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है, पर फोन पे ये बातचीत कैसे हो रही है, संगीता इस पे चर्चा करती है। हर दिलासा में जो काउंसलर्स है, वो जब औरत आती है और सर्विसेज देते हैं तो जाने से पहले वो एक सेफ नंबर औरतों से लेते हैं। सेफ नंबर का मतलब ऐसा है कि काउंसलिंग सेंटर या काउंसलर उस औरत को उस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर काउंसलर उनको कांटेक्ट करेगी तो देयर वोंट बी अ एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। तो उन्हीं नंबर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं जहां पे इट इज क्लियरली रिटन कि ये सेफ नंबर्स है। सो दिलासा काउंसलर सिर्फ उन उन औरतों को कांटेक्ट कर रहे हैं who have said that it is safe to contact me first. Second, द पॉइंट इज कि लॉकडाउन में अगर नंबर भी सेफ है तो हमको ये पता है कि घर में सारे लोग मौजूद है, और इसलिए मैंने जो शुरुआत में कहा कि हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आप दिलासा में सर्विस लेने आए थे वायलेंस के बारे में, और अब क्या चल रहा है, तो वो चेंज हो गया है। अब पूरा जो नरेशन या जो इनिशिएशन ऑफ कॉन्वर्सेशन है वो इस पद्धति को लेके है कि हम अस्पताल से एक्स नंबर अस्पताल से बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे हेल्थ केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट ली थी। अस्पताल का अभी ये प्रोसीजर है कि हम सारी महिलाओं को कांटेक्ट करें जो हमारे अस्पताल में आई थी कि उनकी हेल्थ कैसे है और उनको कोविड के बारे में जानकारी दे। सो दिस इज द इस प्रकार से औरतों तक अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। तो औरत भी समझ जाती है कि दिलासा वाले कांटेक्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे हाँ दीदी सब ठीक है, मैं आपको 2 घंटे में फोन करूंगी। आई थिंक वो क्यों है आपको समझने के लिए कि आसपास कोई है, एंड देन औरतें कॉल बैक करती है। सो ऐसे मैसेजेस बहुत नॉन थ्रेटनिंग साउंड भी करते हैं, और औरत को ये भी पता चल रहा है कि दिलासा से मुझे फोन आया है, तो अगर घर पे कोई दिक्कत है आई कैन गेट इन टच विद देम। तो ये हो गया एक अलग काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो यूजुअली हम नॉन कोविड सिचुएशंस में शायद ना करें। हमने संगीता से पूछा कि लॉकडाउन के समय अगर किसी महिला पर हिंसा हो रही है और उन्हें तुरंत बचाव और सुरक्षित जगह की जरूरत हो, तब दिलासा सेंटर क्या करते हैं। तो हाल ही में एक दिलासा में ऐसी केस आई थी जहाँ पे उनको फिजिकल असॉल्ट था, उनको स्टिचेस लगे, और वो औरत ने कहा कि अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो कुछ शेल्टर्स मांग रहे हैं कि कोविड टेस्ट का रिजल्ट बताओ। अब कहाँ से करोगे आप कोविड टेस्ट? कोविड हॉस्पिटल में भी औरत को रखना है तो करंटली हॉस्पिटल्स ये हाई इन्फेक्शन जोन्स है। नॉन लॉकडाउन या नॉन कोविड पीरियड में हम लोग नॉन इमरजेंसी करके औरतों को टेम्पररी शेल्टर हॉस्पिटल में देते थे अगर वो फिजिकली अनसेफ पाई जाती है। लेकिन कोविड और लॉकडाउन के सिचुएशन में औरत को अस्पताल में एडमिट करना तो फिजिबल नहीं है, तो फिर ये इस प्रकार का नेगोशिएशन और शेल्टर्स के साथ करना पड़ा कि अगर दिलासा से आपके पास महिला भेजती है तो आप बिना कोविड टेस्ट भी उनको एडमिट करोगे, सो लॉन्ग एज शी इज हेल्दी। संगीता ने जेंडर आधारित हिंसा के बारे में बताते हुए कहा कि जेंडर के कायदे खुद में वायलेंट यानी हिंसक हैं। क्या समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि दिलासा सेंटर्स उनके लिए सुरक्षित नहीं है? जेंडर भी तो हम क्या कहते हैं इज नॉट अ बाइनरी है ना। तो जेंडर में भी अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, और मुझे लगता है कि जब हम इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को देखें जिसमें एक स्पेक्ट्रम है कि डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस पति से भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड से भी हो सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से भी हो सकता है, बच्चों के ऊपर या सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ही हो सकता है। तो वो एक पूरा डायमेंशन डोमेस्टिक वायलेंस का है। फिर सेक्सुअल वायलेंस का एक डायमेंशन है, जो नॉन पर्सन के साथ भी हो सकता है, बहुत कम
बट थोड़ी तादाद में स्ट्रेंजर्स से हो सकता है। अब जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो कुछ लोग सेक्सुअल वायलेंस को ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग ट्रांस पीपल है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को काफी डर होता है सेक्सुअल वायलेंस का। बहुत डिफिकल्ट है पब्लिक हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवानी या अपना ट्रीटमेंट लेना। तो वो भी है कि इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं कि ट्रांस लोगों के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कितने अस्पतालों में पहुंच पाते हैं। सेम आई वुड बी सेइंग इन केस ऑफ जहाँ पे लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में है, तो भले ही दिलासा ट्रेंड है लेस्बियन औरतों से या गे पुरुषों से बात करने के लिए, लेकिन क्या ये लोग, इनको लगता है कि अस्पताल में एक डिपार्टमेंट ये सेफ स्पेस है मुझे जाके काउंसलिंग लेने के लिए? तो वो भी एक इशू है कि हम जो वायलेंस है वो कैसे फ्रेम कर रहे हैं। जेंडर आधारित हिंसा को एक क्वियर और ट्रांसजेंडर दृष्टिकोण से समझने के लिए हमने नजरिया की प्रतिनिधि ऋतुपर्णा बोरा से बात की। नजरिया दिल्ली में स्थित एक क्वियर नारीवादी संस्था है। तो हमारा जो हेल्पलाइन था उसपे पहले कॉल्स आते थे हफ्ते में 2 या 3 मैक्सिमम। अभी जो केस कॉल्स आते हैं हफ्ते में 14, 15, एक बार तो 17 हफ्ते में कॉल्स आने लगे हैं। और सबका यही कहना है कि घर में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब हम घर की बात कर रहे हैं वो हम नेटल फैमिली वायलेंस की बात कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस पे लोग काम करते हैं वो अक्सर मैरिटल वायलेंस की बात करते हैं, लाइक पति मार रहा है या ये है। इसमें नेटल फैमिली वायलेंस की बात हो रही है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, होमोफोबिक कमेंट्स पास कर रहे हैं, ट्रांसफोबिक कमेंट्स पास हो रही है, सर्वेलेंस हो रही है, आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे। फॉर इंस्टेंस कुछ ट्रांसमैन हैं जिन्होंने फोन किया था हमें। ट्रांसमैन वो लोग होते हैं जो जन्म पर स्त्री निर्धारित होते हैं बट अपने आप को आदमी मानते हैं और वो आदमी है। तो वो आदमी जो जन्म पर स्त्री निर्धारित होते हैं वो आदमी के साथ भी काफी वायलेंस हो रहा है कि उनको कोट अनकोट औरताना कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब वो जेंडर एक्सप्रेशन के साथ उनका बिल्कुल मैच नहीं खाता है, जेंडर आइडेंटिटी के साथ वो एक्सप्रेशन जिसकी वजह से डिस्फोरिया बढ़ रहा है। जैसे मेडिसिन की बात आप ले लीजिए, है ना। तो एसेंशियल मेडिसिन में क्या आता है? कॉफ और कोल्ड की मेडिसिन, बुखार की मेडिसिन। अब जिन लोगों को मान लो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं, जो लोग ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, वो मेडिसिन अभी मिलना भी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से लैप्स हो रहा है ट्रांजिशन में, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य में काफी गहरा एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स लेके लोग फोन कर रहे हैं हमें। क्वेयर वुमन के साथ क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स है वो शादी.com या मैट्रिमोनी जो भी .coms है उसमें वो लोग अभी ऑनलाइन पोर्टफोलियो खुलवा रहे हैं कि आप प्रोस्पेक्टिव ग्रूम से मिल तो लो ऑनलाइन। पर हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी ठीक है, शादी तो नहीं होगी आपकी, आप थोड़ा मतलब ये फेज है, इसको जाने दीजिए, कंफ्रंटेशन मत कीजिए। तो ये सब चीजें हम उनको बता रहे हैं। तो इस तरह का केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे यहाँ। तो अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस हम बोले, जेंडर आधारित हिंसा, और सिर्फ हम अगर फिजिकल वायलेंस और सिर्फ बायोलॉजिकल औरतों की बात कर रहे हैं, सिस वुमेन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वायलेंस का डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है। जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो सर्वेलेंस भी वायलेंस है। जब हम महिला पे हो रही हिंसा की बात करते हैं तब ट्रांसजेंडर के साथ हो रही हिंसा उस चर्चा और व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाता। ऋतुपर्णा ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन में ट्रांस लोगों की सच्चाई के बारे में बताया। शेल्टर होम जो है वो शेल्टर होम्स, वुमेन शेल्टर होम्स ट्रांस मैन को नहीं लेते हैं। ट्रांस मैन मेन शेल्टर होम में नहीं जा सकते, इट्स क्वाइट अनसेफ। बॉर्डर सील्ड है, ई पास लेना बहुत मुश्किल है। अभी एक हाल ही में बगल वाले स्टेट में एक केस आया था, ट्रांसमैन एंड ए पार्टनर वो भागने की कोशिश कर रहे थे घर से और वो भाग के अपने टाउन आ गए थे। फिर हमने एसपी को फोन किया, 181 को फोन किया। वो हेल्प करने के लिए तो रेडी थे, लेकिन काफी टाइम लग गया समझाने में कि वो कौन है। तो वुमेन शेल्टर होम
ओपन है, नारी नारी निकेतन, बट वो नारी नारी निकेतन में वो ट्रांसमैन क्या करेगा जाके? पहले जो हुआ था कि हमारे पास कुछ सेफ हाउसेस होते हैं, हम वहां पे उनको ठहराते हैं दिल्ली में जो आते हैं। अब वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि उनको फिर से वो घर वापस जाना पड़ा। तो क्रिएटिव मोड तो नहीं, पर हम बोल रहे हैं कि हाँ कन्फ्रंटेशन मत करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, कि अपना व्हाट्सएप लोकेशन हमेशा ऑन रखो, हमें मैसेज करते रहो, जूम मीटिंग्स में आओ, ताकि एटलीस्ट एक दूसरे को देखोगे तो अच्छा लगेगा। हमने क्या किया कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पे जो लोग बोल रहे हैं, हम 5 मिनट भी अलाउ कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं कि घर रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन ऋतुपर्णा कहती है कि हेल्पलाइंस पे आए हुए कॉल पे लोग कहते हैं हमको वहां ले जाओ जहां हम सुरक्षित हैं, और वो सुरक्षित जगह उनका घर नहीं है। एक ड्रॉपिंग सेंटर भी है जहाँ पे लोग मिलने आते हैं। They come and spend time, a lot of time. Sometimes people come and spend पूरा दिन ही हमारे ऑफिस में रहते थे, काम करते थे, किताब पढ़ते थे, सोते थे। अब वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से एक सेफ स्पेस की कमी तो जरूर लग रही है। पीपल आर मिसिंग दैट स्पेस। लाइक हमें बताया जाता है कि वो जो आपका ऑफिस था उसमें आने का मन करता है, हमें जो नहीं आ पाते हैं। मैं फोन रिचार्ज नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो बाहर है, वो घर में नहीं है। और मेरा फ्रेंड्स, मेरा लवर्स, वो सब सपोर्ट सिस्टम है, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं बिठा पा रही हूँ, वो भी वायलेंस है। लॉकडाउन में बढ़ रही हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जैसे कि घरेलू हिंसा का हेल्पलाइन नंबर 181, महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1091 और 1291, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा व्हाट्सएप नंबर 7217735372 चालू किया गया है ताकि लॉकडाउन के समय मैसेज करके मदद ले सके। इसके अलावा ये सारी संस्थाएं किस तरह सरकार से बातचीत कर रही है या क्या सुझाव देना चाहती हैं, उस पे संगीता ने ये कहा। जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड है और उसके बहुत 500 से अधिक वन स्टॉप सेंटर्स है, उनके शेल्टर होम्स है, उनकी हेल्पलाइंस है, उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे सारे सर्विसेज जारी रहेंगे, वो एसेंशियल सर्विसेज है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन उन्होंने एक जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि शेल्टर में एडमिशन के लिए लॉकडाउन के सिचुएशन में किस प्रकार के गाइडेंस होने चाहिए, कितना स्टाफ शेल्टर में रहना चाहिए, वन स्टॉप सेंटर्स का जो स्टाफ है तो किस प्रकार से उनको खुद का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए लेकिन किसी को रिफ्यूज भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ब्रास टैक्स हम उसको कहते हैं कि बारीकी से एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉकडाउन पीरियड में, तो इस प्रकार की कोई एडवाइजरी विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से तो हमने नहीं देखी है। और मुझे लगता है कि वो एक गैप है। वायलेंस को शैडो पैंडेमिक करके देखते हैं तो WCD की इतनी सारी सर्विसेज है, लेकिन कोई भी गाइडेंस डॉक्यूमेंट या एडवाइजरी नहीं है जिसको हम क्लेम करके बोल सकते कि नहीं शेल्टर होम को कि आपको ये सर्विस देनी चाहिए। देखो सेंट्रल मिनिस्ट्री से ये डिक्लेरेशन आया। संगीता ने संक्षिप्त रूप में बताया कि नीति और योजनाओं के बारे में जोर शोर से बात हो रही है, लेकिन उसे लागू कैसे करना है उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इन सब के बीच संगीता हमारा ध्यान इस बात पे केंद्रित करती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना मिल पाना, अनचाही गर्भावस्था के लिए अस्पताल ना जा पाना, ये सब के लिए भी सरकारी मदद जरूरी है। जो एविडेंस निकल रहा है उसमें ये दिख रहा है कि फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी सीमित है, यानी देयर इज अ गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई। गुटमाकर का स्टडी है और उन्होंने कहा है कि बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कितने मिलियन अनवांटेड प्रेगनेंसीज अब इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं, और क्या डेफिसिट है एज फार एज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज कंसर्न कि उनकी क्या कैपेसिटी है ये सर्विस देने की, और कितने विल फॉल आउट इनटू सीकिंग अनसेफ अबॉर्शंस।
और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन में लोग कॉन्ट्रासेप्टिव शायद एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी इजीली नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो रॉ मटेरियल है वो चाइना एंड अदर कंट्रीज से आता है, और अब की कोविड सिचुएशन में और सब जो चल रहा है उसमें कितना रॉ मटेरियल इंडिया में पहुंच रहा है फॉर प्रोडक्शन, वन डज नॉट। तो definitely India is bracing itself for a huge number of unwanted pregnancies. सरकार द्वारा दिया राहत सामान ट्रांसजेंडर लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इस पे ऋतुपर्णा एक पहलू समझाती है। लेकिन गवर्नमेंट को शायद ये पता नहीं है कि जो ट्रांस कम्युनिटी है उनका आईडी बनना बहुत मुश्किल है ना। तो आईडी डॉक्यूमेंटेशन, तो उनको आधार कार्ड चाहिए और उन आधार कार्ड के साथ मैचिंग नाम चाहिए और वो ट्रांस आइडेंटिटी चाहिए, तभी वो रिलीफ देंगे। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं होता है। वो ट्रांस लोग डेड नेम के साथ अपना आईडी लेके घूमते हैं। डेड नेम मतलब जो नाम उनको जन्म पर दिया गया था और वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपना नाम लेते हैं अलग। तो वो डेड नेम के साथ उनको आईडी बनाना पड़ता है। वो आईडी रहता है, वो आईडी चेंज करना अभी ट्रांस एक्ट के बाद और मुश्किल हो गया है। पहले नालसा जजमेंट के बाद तो थोड़ा आसान था वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना, अब भी तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो मैचिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे ट्रांस लोग उस रिलीफ वर्क से हट गए हैं। तो हमारा जैसा संस्थाओं का एक इंटरवेंशन तभी आता है कि हमें लेना देना नहीं है आपके डेड नेम और आपके कोई भी आईडी चलेगा, और हमें वो आईडी बस ऑडिटिंग के पर्पस के लिए चाहिए और कोई रीजंस के लिए नहीं चाहिए। तो डेड नेम भी है, पार्टनर्स का भी नाम है, वो भी चलेगा। बस आप एक एक्सप्लेनेशन दे दो कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बहुत सारे ट्रांस लोग जो है वो घर छोड़ के आ गए, आईडी छोड़ के आ गए, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो अब कौन सा बैंक अकाउंट में देंगे? तो सरकार को भी कोई क्रिएटिव मोड अपनाना पड़ेगा, ना कि ये घिसे पिटे जो सिसहेट जो नॉर्म्स है वो हमारे क्वेयर कम्युनिटी में बिल्कुल ही नहीं काम करता है, क्वेयर और ट्रांस कम्युनिटी में। दूसरा चीज है कि भाषण में सुनते हैं कि आप थोड़ा शांत रहिएगा, ये रहेगा, बट मेंटल हेल्थ, क्योंकि परिवार जो है ना वो क्वेयर और ट्रांस लोगों के लिए और महिलाओं के लिए भी, अगर हम बात करें, एक वायलेंट इंस्टीट्यूशन है। तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है इस कम्युनिटी में। तो सरकार को ये दो चीजों के बारे में तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। थर्डली, सरकार ने क्या किया है, ड्राफ्ट रूल्स विद रिगार्ड टू ट्रांस एक्ट वो ले आए हैं, और उसका रिकमेंडेशन उन्होंने पहले 30 अप्रैल को मांगा था, अब 15 मई तक एक्सटेंड किया गया हुआ। अब जो ट्रांस ग्रुप्स है वो ट्रांस लोगों के साथ, या जो ट्रांस एक्टिविस्ट है वो ट्रांस लोगों के साथ रिलीफ वर्क में बिजी है। कहाँ वो एकजुट होके कॉन्फ्रेंस करने के लिए रेडी हो पाएंगे, क्योंकि लोग अभी गांव में फंसे हुए हैं। वो कैसे एक कंसल्टेशन करके लोगों को मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन दे सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो सरकार से अनुमति, ये सजेशन है हमारा कि वो थोड़ा रुके, ट्रांस जो ड्राफ्ट रूल्स है वो अभी ना निकाले, या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, रिलीफ वर्क के टाइम थोड़ा क्रिएटिव हो और थोड़ा ट्रांस रियलिटीज को देखे। तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली हम सरकार से कहना चाहेंगे। अंत में संगीता लॉकडाउन के समय बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पे बात करती है, जिसे समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था भी खुद में हिंसक है। फाइनेंशियल हार्डशिप्स और अनसर्टेनिटी की वजह से वायलेंस राइज हो रहा है, और इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, जो 1-to-1 इंटरवेंशंस है वो एक चीज है, पर जो मैसिव इम्प्लीकेशंस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज पे है, उसको बहुत गहराई से और अलग से देखना चाहिए। अब हाल ही में जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि महिलाओं के अकाउंट्स में 1,000 रुपए, आई थिंक 1,000 रुपए या 1,500 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। अब हम कौन सी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे जो महिलाएं हमारे पास आती है, अनफॉर्चुनेटली काफी महिलाओं के पास
आधार कार्ड तक नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं है प्रूव करने के लिए कि मैं इस कंट्री को बिलोंग करती हूँ, तो ये महिला 1000 रुपए लेने के लिए कहाँ जाएगी? तो जो सिस्टेमिक बैरियर्स है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? दिलासा के काउंसलर्स काफी बार बोल रहे हैं कि औरतें जो फेस टू फेस काउंसलिंग में आ रही है वो रिलीफ मांग रही है। अब रिलीफ मांग रही है और हम उनको अगर पीडीएस सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है, क्या करें? ऐसे सिचुएशन में कुछ एनजीओज है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांग रहे, तो फिर वहां तक इन औरतों को हम पहुंचा रहे हैं। बट द इशू इज कि मुंबई सिटी में लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो काम के लिए यहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और उनको सबसिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। एंड जो भी इंटरवेंशंस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में हम कर रहे हैं, उनको ये डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाउ डज वन इंटीग्रेट द इशू ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, financial hardships and uncertainty in any interventions that we are going to carry out to reduce or respond to violence against women. So I would say कि वो हमारा focus in the new normal definitely होना पड़ेगा। जाते जाते ऋतुपर्णा हमें बताती है कि लॉकडाउन के समय क्वियर और ट्रांसजेंडर लोगों को फोन पे वो क्या सलाह दे रही हैं। अपने पास कुछ कैश रखिएगा, कुछ आईडीज मतलब रखिएगा। अपने नंबर जो फ्रेंड्स के नंबर्स है वो आप सेव रखिएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ताकि कुछ अगर बहुत सीवियर वायलेंस हो जाए तो आप भाग पाएंगे। जेंडर डिस्फोरिया पे ये है कि अब पता है कि आपको वो कपड़े पहनने नहीं दिया जाएगा, बट आप क्या कर सकते हैं कि आप कभी बाथरूम में अगर लॉक्ड है, आप बाथरूम में आबर है, तो कुछ ऐसा कपड़ा पहन लीजिए जिससे आपको लगे कि आप वो आइडेंटिटी के है। मतलब कुछ ऐसा निशान, मतलब एक नेकलेस हो, एक रिस्ट बैंड हो, एक कोई कपड़ा हो, एक कैप हो, तो वो आपको एक साहस देगा कि एक फेज है और ये फेज जल्दी खत्म होने वाला है, लॉकडाउन जो है, और जल्दी ही आप उस वायलेंट सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। माइंडफुलनेस के केस में हम बोल रहे हैं कि आप आर्ट थेरेपी कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं। आप कोई ऑब्जेक्ट को पकड़िए, फील इट, सेंस इट, स्मेल इट, ताकि ग्राउंडिंग रहे। संगीता ने हमें बताया कि कैसे सरकार से दरख्वास्त करके दिलासा सेंटर की सेवाओं को जरूरी सेवाएं माना गया, कैसे पुलिस की मदद से लॉकडाउन में भी उन महिलाओं और लड़कियों तक पहुंचा जा रहा है जिन पे हिंसा हो रही है, और कैसे दिलासा सेंटर के कर्मचारी रोज अपना काम कर रहे हैं। ऋतुपर्णा ने क्वियर और ट्रांसजेंडर लोगों तक पहुंचने के लिए नजरिया से लगातार काउंसलिंग चालू रखी है, फिर भले ही वो 5-10 मिनट के लिए हो। उन्होंने बताया कि हर शनिवार वो अपने लोगों के लिए जूम कॉल्स पे ओपन माइक इवेंट भी रखती हैं, जहां कोई कविता पढ़ता है तो कोई गीत गाता है। लॉकडाउन में इतनी चुनौतियों के साथ भी काम चालू है और धीरे धीरे सभी संस्थाएं एकजुट होकर हिंसा से लड़ रही हैं। अगली बार थर्ड आई के स्टे होम कितना सुरक्षित पॉडकास्ट पे ऐसी और 2 संस्था, बेम्बला और वन फ्यूचर कलेक्टिव के बारे में सुनेंगे और कुछ और पन्ने पलटेंगे।